अगर आप इस चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले ज्यादातर वीडियोस एक्शन, क्राइम और थ्रिलर मूवी के ऊपर ही बेस्ड थे। तो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अब ये आवश्यक हो चुका है कि यहाँ एक सीरियस टाइप की मीनिंगफुल फिल्म को एक्सप्लेन किया जाए। और जब भी बात आती है मीनिंगफुल फिल्मों की, तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ जैपनीज सिनेमा को। हमारी आज की फिल्म भी एक ऐसी ही जैपनीज फिल्म है जिसे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पसंद किया गया और देश विदेश में लोकप्रियता बटोरने के साथ साथ इस मूवी ने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। फिल्म का नाम है शॉपलिफ्टर्स, जिसे IMDb पर 7.9 की दमदार रेटिंग के साथ साथ रॉटेन टमाटोज पर 99% फ्रेश भी माना गया है। तो चलिए फिर बिना कोई समय ज़ाय किए फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम किसी ग्रोसरी शॉप के अंदर तकाशी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल के आसपास रही होगी। तकाशी यहाँ अकेले नहीं आया था, बल्कि उसके साथ एक 50-55 साल का आदमी भी था जिसका नाम ओसाका है। वो जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर तकाशी को कुछ इशारा करता है और उसके बाद तकाशी सबकी नजरों से बचते हुए अपने बैग में सामान भरने लगता है। असल में ये दोनों यहाँ चोरी करने के इरादे से आए थे और इन दोनों के बीच की जुगलबंदी को देखकर ऐसा लगता है कि इससे पहले भी ये कई बार ऐसा कर चुके हैं। वैसे उम्र के हिसाब से तो ये दोनों बाप बेटे नजर आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों एक बाप अपने बेटे को चोरी करना सिखाएगा। फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी सफलतापूर्वक चोरी करने के बाद ये दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। ओसाका ने तकाशी को एक बात सिखाई है कि जब तक कोई सामान किसी दुकान के अंदर रखा है तब तक वो किसी का भी नहीं होता और इसीलिए उसे चुराने में कोई हर्ज नहीं। यही वजह है कि ये दोनों बाप बेटे बिना किसी आत्मग्लानि के साथ में चोरी कर लिया करते हैं। रास्ते में इन्हें 5-6 साल की एक छोटी बच्ची नजर आती है जो अपने घर के बाहर किसी कचरे के ढेर में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। ओसाका ने इस रास्ते से आते जाते पहले भी इस बच्ची को कई बार देखा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो बच्ची ओसाका के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और बस एक टक वो इन दोनों की तरफ देखे ही जा रही थी। ओसाका सोचता है कि ठंड की इस रात में ये बच्ची अपने घर से बाहर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा भूखी भी है और यही सब सोचकर ओसाका को उसके ऊपर काफी दया आती है। इसीलिए वो उस बच्ची को कुछ खिलाने पिलाने के लिए अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। इस घर के अंदर हम ओसाका की फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी देख पाते हैं। ओसाका की वाइफ का नाम है नोबिस्का, जो किसी लॉन्ड्री सर्विस में काम करती है। इसके अलावा यहाँ 19 साल की एक लड़की है अकीरा, जो किसी नाइट क्लब में बड़ा ही घिनौना टाइप का काम करती है। सबसे उम्रदराज मेंबर है इनकी ग्रैंड मदर, जो अपने हस्बैंड के मरने के बाद उनकी पेंशन पर ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस फैमिली के अंदर पैसों की तंगी हमेशा ही बनी रहती है और इसीलिए इस घर के ज्यादातर खर्चे ग्रैंड मदर की पेंशन से ही पूरे किए जाते हैं। इस छोटी बच्ची को डिनर कराने के बाद जब इसका नाम पूछा जाता है तो ये यूरी बताती है। ग्रैंड मदर देखती है कि उसके शरीर पर चोट के काफी सारे निशान हैं, जिससे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे काफी मारा पीटा करते हैं। नोबिस्का कहती है कि इस बच्ची को अपने घर पर रखना ठीक नहीं है, कल को हमारे ऊपर किडनैपिंग का भी केस लग सकता है और इसी वजह से यूरी को खिलाने पिलाने के बाद ओसाका और नोबिस्का उसे उसके घर छोड़ने के लिए भी जाते हैं। घर के बाहर पहुंचकर इन्हें यूरी के माँ बाप के लड़ने झगड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। उनकी बातों को सुनकर साफ पता लग रहा था कि यूरी उनके लिए एक बोझ है और उन दोनों में से कोई भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। ये सब कुछ देखकर इन दोनों को काफी बुरा लगता है और वो यूरी को वहां छोड़ने के बजाय उसे अपने साथ अपने ही घर वापस ले आते हैं। अब तक इस घर में टोटल 5 ही मेंबर थे, लेकिन यूरी के आने के बाद इनकी संख्या 6 हो चुकी थी। फिर अगले सुबह ओसाका, नोबिस्का और अकीरा तीनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तो फिलहाल इस घर में ग्रैंड मदर के साथ तकाशी और यूरी ही बचे थे। कुछ ही देर में एक आदमी यहाँ दादी माँ से मिलने के लिए आता है और इसी समय तकाशी यूरी को अपने साथ लेकर पीछे के रास्ते से बाहर चला जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि ये घर दादी माँ के नाम पर है और ये आदमी पिछले कुछ सालों से इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस जगह पर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सके। लेकिन दादी माँ किसी भी शर्त पर इस घर को बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि इस घर में उनके मरे हुए पति की काफी सारी यादें हैं। इधर जब तकाशी यूरी के साथ बाहर घूम रहा था तो स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर वो कहता है कि स्कूल सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो अपने घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते। असल में ये बात उसको ओसाका ने सिखाई है, क्योंकि वो कभी तकाशी को स्कूल नहीं भेज सका। तकाशी को किताबें पढ़ने का काफी शौक है, इसलिए जो कुछ भी उसे मिल पाता वो अपने घर पर ही बैठकर पढ़ता है। यूरी किसी स्टेपनी की तरह सारा दिन तकाशी के साथ साथ ही रहती है। वैसे भी जब छोटे बच्चों के पास करने को कुछ ना हो तो वो सारा दिन अपने से बड़ों को ही फॉलो किया करते हैं। रात के समय ओसाका के अलावा सब इस घर में पहुंच चुके थे। कुछ ही समय बाद एक आदमी ओसाका को सहारा देते हुए इस घर के अंदर आता है। पता चलता है कि आज सुबह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए ओसाका के पैरों में फ्रैक्चर हो गया, जिस वजह से वो आने वाले 1-2 महीनों तक काम पर नहीं जा पाएगा। एक तो इस घर में पैसों की प्रॉब्लम हर समय रहती ही है और अब अचानक से ओसाका को चोट लगने की वजह से इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच इन लोगों ने यूरी को बड़ी ही सफाई से उस आदमी से छुपा लिया
क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि किसी ने अगर यूरी को देखा तो इनके ऊपर किडनैपिंग का इल्जाम भी लग सकता है। दादी माँ इस फैमिली में सबसे ज्यादा विश्वास अकीरा पर ही करती हैं, इसीलिए वो हर महीने के अंत में अपनी पेंशन का पैसा निकालने के लिए उसे ही बैंक लेकर जाती है। इसके अलावा भी इन दोनों की बातें सुनकर लगता है कि ये एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। इधर ओसाका और उसकी वाइफ नोबिस्का की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही दादी माँ को इस बात के लिए पसंद नहीं करते कि वो अपने पेंशन के पैसों से इस घर को चलाने की वजह से इन पर धौंस जमाती है। ओसाका कुछ दिनों बाद तकाशी और यूरी को अपने साथ लेकर एक शॉप में जाता है और एक बार फिर ये लोग बड़ी ही सफाई से यहाँ चोरी करने में सफल होते हैं। तकाशी ने इस बार महंगी वाली फिशिंग रॉड चुराई हैं, जिन्हें बेचकर ओसाका को कुछ ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। ओसाका इन दोनों बच्चों के काम की तारीफ करता है, लेकिन तकाशी शुरू से ही यूरी को पसंद नहीं करता। वो ओसाका से कहता है कि हम दोनों मिलकर अपना काम कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें यूरी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं। ओसाका उसे समझाते हुए कहता है कि यूरी भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है और वो तुम्हारी छोटी बहन की तरह है। तकाशी को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वैसे तो इस घर की दादी माँ किसी से भी ज्यादा मतलब नहीं रखती, लेकिन इस नई लड़की यूरी के लिए उसके दिल में काफी हमदर्दी है और आने वाली ठंड से बचने के लिए वो फिलहाल यूरी के लिए एक स्वेटर बुन रही है। इधर यूरी घर के बाहर बैठी तकाशी के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी जब तकाशी यहाँ नहीं आता तो ओसाका समझ जाता है कि वो जरूर उस घर के बाहर खड़ी पुरानी खटारा कार के अंदर ही होगा। वो तकाशी को प्यार से समझाता है कि यूरी को इस घर की जरूरत है, इसलिए वो उसके प्रति अपने दिल में कोई भी बैर ना रखे। तकाशी उसकी बात मान लेता है और अब वो आगे से यूरी को बहन ही कहा करेगा, लेकिन फिर भी वो ओसाका को पापा कहने पर राजी नहीं होता। इस बात का ओसाका को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी कभी वो तकाशी पर इस बात का दबाव नहीं डालता। फिर एक शाम ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि किसी चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप ने यूरी नाम के एक बच्चे की खोने की रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस को इस बात का शक है कि शायद उस बच्चे के माँ बाप ने ही उसे मार दिया हो, क्योंकि 2 महीने बीतने के बाद भी उन लोगों ने अभी तक अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई। ये न्यूज देखकर ये सब काफी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग यूरी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि यूरी भी अपनी एब्यूजिव माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती। फिर इन लोगों ने उसका हेयर कट करके उसके हुलियों को कुछ हद तक बदल दिया ताकि कोई भी उसे आसानी से ना पहचान सके। इसके बाद वो उसे एक शॉपिंग मॉल में ले जाकर यूरी के लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदते हैं। यूरी इन कपड़ों को लेते हुए थोड़ा डर रही थी। वजह पूछने पर वो नोबिस्का को बताती है कि उसकी मदर उसे हर बार पीटने के बाद नए कपड़े दिलाया करती थी। नोबिस्का उसकी हालत को समझते हुए उससे प्रॉमिस करती है कि इस फैमिली का कोई भी मेंबर उस पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। नोबिस्का को अब इस बच्ची से काफी ज्यादा लगाव हो चुका है और इसकी एक वजह ये भी थी कि यूरी के जैसे ही चोट के निशान नोबिस्का के शरीर पर भी नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं उसको उसके कड़वे अतीत की याद दिलाते हैं, और इसीलिए वो यूरी को इस घर में रखकर उसके एब्यूसिव पेरेंट्स से उसे बचाना चाहती है। अब तकाशी और यूरी का स्कूल से तो कोई लेना देना था नहीं, तो वो सारा दिन इधर उधर घूमकर टाइम पास किया करते थे और बीच बीच में किसी दुकान पर जाकर छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करते थे। कंपनी घाटे में होने की वजह से नोबिस्का के ऑफिस से काफी सारे स्टाफ को निकाला जा रहा था। यहाँ का मालिक नोबिस्का और उसकी एक फ्रेंड को बुलाकर कहता है कि तुम दोनों में से किसी एक को तो ये जॉब छोड़नी होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों आपस में बातचीत करके ये डिसाइड कर लो। नोबिस्का के घर में पैसों की काफी प्रॉब्लम है, इसलिए वो तो ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी कलीग कहती है कि मुझे उस लड़की के बारे में पता है जिसे तुमने अपने घर में छुपा रखा है। अगर तुम खुद ही इस जॉब को छोड़ दो तो मैं उस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नोबिस्का नहीं चाहती थी कि यूरी को उसके माँ बाप के पास दोबारा भेजा जाए और इसीलिए ना चाहते हुए भी वो खुद ही इस जॉब को छोड़ देती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि दादी माँ के हस्बैंड ने 2 शादियां की थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि दादी कभी खुद माँ नहीं बन सकती थी और इसीलिए उसके हस्बैंड ने फैमिली बनाने के लिए दूसरी शादी की। आज भी वो अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ की फैमिली से मिलने के लिए जाया करती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उन लोगों की परवाह करती है, बल्कि इसलिए कि वो अकीरा के नाम पर इन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके इनसे कुछ पैसे वसूल सके। असल में अकीरा इस दादी माँ की सगी पोती नहीं है, बल्कि वो उसके हस्बैंड के दूसरी वाइफ की पोती है। किसी वजह से अकीरा के माँ बाप उसे पालना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए दादी ने उसे बचपन से अपने पास रखकर पाला है और बदले में वो हर 2-3 महीने में यहाँ आकर इनसे कुछ पैसे लेकर जाती है। इधर अकीरा को ना तो अपनी असली फैमिली के बारे में कुछ पता और ना ही वो ये बात जानती है कि ये बूढ़ी औरत उसकी सगी दादी नहीं है। दादी के पास होने की वजह से वो बचपन से ही पढ़ लिख नहीं पाई और यही वजह है कि पैसे कमाने के लिए उसे नाइट क्लब में वो अश्लील काम करना पड़ता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिलहाल इन लोगों की माली हालत चाहे कैसी भी हो, लेकिन शाम के समय जब ये एक साथ उस घर के अंदर इकट्ठा होते हैं तो देखने में तो किसी हैप्पी फैमिली जैसे ही नजर आते हैं, जो एक दूसरे की काफी परवाह करता है। और यही वजह है कि यूरी भी अब इन लोगों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गई है। फिर अगले दिन ये सब लोग मिलकर बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। इन 5 लोगों को एक साथ हंसता खेलता देखकर
दादी माँ ये सोचने लगती हैं कि वो भले ही एक माँ बनकर अपना खुद का परिवार नहीं बना सकी, लेकिन गुजरते हुए समय के साथ इन अजनबी लोगों के बीच ही उसने अपना खुद का परिवार बना लिया। फिर अगली सुबह इस घर के सब लोग जागते हैं सिवाय दादी माँ को छोड़कर। दादी माँ की मौत से ओसाका और नोबिशिका काफी परेशान थे, इसलिए नहीं कि इन दोनों को उनसे कुछ लगाव था, बल्कि इसलिए कि ये घर असल में उनके ही नाम पर था। तो अगर दादी माँ के मरने की खबर इस घर से बाहर पहुंची तो शायद इन सभी लोगों को ये घर छोड़ना पड़ जाए। और यही सब सोचकर ये दादी माँ की बॉडी को इस घर के अंदर ही कहीं दफनाने का फैसला करते हैं। काम खत्म होने के बाद ओसाका नोबिशिका से कहता है कि ये दूसरी बार है जब हम दोनों ने चुपके से किसी डेड बॉडी को दफनाया है। नोबिशिका कहती है कि पहले की बात कुछ और थी। आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे ये कहानी में हमें आगे समझ आएगा। ओसाका ने हमेशा ही तकाशी को ये सिखाया है कि दुकानों में पड़ा सामान किसी का भी नहीं होता, इसलिए उसको चोरी करने में कुछ भी गलत नहीं। और तकाशी उसकी इस बात को काफी हद तक मानता भी था। लेकिन फिर जब एक दिन उसने ओसाका को किसी कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर का सामान चुराते हुए देखा तो इस काम में तकाशी उसका साथ नहीं दे पाया। वैसे तो इस बच्चे का सही और गलत सब कुछ ओसाका के द्वारा ही तय किया गया था, लेकिन न जाने क्यों आज उसे ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ से वापस जाते वक्त इन दोनों की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि तकाशी जब 4 साल का था तो वो किसी कार के अंदर ओसाका को बड़ी ही खराब हालत में मिला था। अब एक दिन रास्ते में खेलते कूदते हुए यूरी को भूख लगती है तो तकाशी उसे किसी दुकान के बाहर ही खड़ा करके अंदर पहुंच के चोरी करने का सही मौका ढूंढ रहा था। वो छोटी बच्ची भी उसका पीछा करते हुए दुकान के अंदर आ गई और इससे पहले कि तकाशी उसे रोक पाता वो कुछ खाने पीने की चीजें उठाकर अपने फ्रॉक के अंदर रखने लगी। छोटे बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास के लोगों को करते हुए देखते हैं। तकाशी को इस बात का डर सताता है कि कहीं यूरी पकड़ी ना जाए और इसीलिए वो वहाँ के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वहाँ से कुछ सामान चुराकर बाहर की तरफ भागने लगता है। उसकी इस कोशिश से यूरी तो बच गई, लेकिन जब इस शॉप का स्टाफ उसे दोनों तरफ से घेर लेता है तो खुद को बचाने के लिए वो उस ऊंचे ब्रिज से नीचे कूद जाता है। ओसाका और नोबिशिका जब उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। ये इन दोनों को तकाशी का पेरेंट समझकर इन दोनों से कुछ सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन न जाने क्यों इन्हें पुलिस से किस बात का डर था कि ये तुरंत ही कुछ बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लेते हैं। ये पूरा परिवार इस जगह को छोड़कर आज रात ही यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला था, लेकिन सही मौके पर वहाँ पहुंचकर पुलिस इन सबको लेके पुलिस स्टेशन आ जाती है। इसके बाद बारी बारी से इन सभी से पूछताछ शुरू की जाती है। असल में पुलिस को यहाँ ये जानना है कि ये सब एक दूसरे को कैसे जानते हैं और आखिर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हैं। छोटी बच्ची यूरी तो सिर्फ उतना ही बता पाती है जितना उसे समझाया गया था। तकाशी भी उन लोगों का बचाव करते हुए ज्यादा कुछ नहीं बताता, तो पुलिस उससे कहती है कि वो जिन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है वो लोग उसे यहाँ छोड़कर रातों रात यहाँ से भागने वाले थे। ये सुनकर तकाशी को हैरानी के साथ साथ थोड़ा दुख भी होता है। अकीरा से पूछताछ के दौरान उसे बताया जाता है कि ओसाका और नोबिशिका हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच एक अलग ही तरह का रिश्ता है। और वो ये कि आज से कुछ साल पहले इन दोनों ने मिलकर नोबिशिका के हस्बैंड का मर्डर किया था और फिर उसकी बॉडी को उसी के घर में दफनाकर ये दोनों वहाँ से गायब हो गए। अकीरा ये सुनकर चौंक जाती है कि वो इतने सालों से 2 हत्यारों के साथ एक ही घर में रह रही थी। नोबिशिका से पूछताछ के दौरान वो बताती है कि उसका पति शराबी था और उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करता था। उसने अपने पति की हत्या सेल्फ डिफेंस में की थी, वरना वो किसी दिन नोबिशिका को ही मार देता। ओसाका उसका पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छा दोस्त भी हुआ करता था और इसीलिए उस लाश को ठिकाने लगाने में उसने नोबिशिका की मदद की और तब से लेकर आज तक ये दोनों किसी मैरिड कपल की तरह साथ ही रह रहे थे। ओसाका से जब पूछताछ की जाती है तो वो छोटी बच्ची यूरी के बारे में सारा सच बता देता है। पुलिस वालों से अकीरा को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत उसकी सगी दादी नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अकीरा को अपने साथ रखने के लिए हर महीने उसकी फैमिली से पैसे भी लिया करती थी। ये सब जानने के बाद तो अकीरा का दिल मानो टूट सा जाता है। इसीलिए आज उसके दिल में ना तो अपनी दादी के लिए कोई प्यार बचा और ना ही अपनी फैमिली के लिए कोई रिस्पेक्ट। ओसाका से पूछा जाता है कि उसने छोटे बच्चों को चोरी करना क्यों सिखाया, तो वो कहता है कि इसके अलावा मुझे और कुछ आता ही नहीं था कि जो मैं उन्हें सिखा पाता। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन्हें स्कूल भेज सकूं, इसीलिए उन्हें सिखाया कि चोरी चकारी करके जिंदगी कैसे काटी जा सकती है। तकाशी को बताया जाता है कि एक चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अडॉप्ट कर लिया है और इसीलिए अब से वो स्कूल भी जा सकेगा। लेकिन तकाशी उस पुलिस वाले से कहता है कि स्कूल तो सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो अपने घर पर नहीं पढ़ पाते। वो पुलिस वाला भी सोच में पड़ जाता है कि ओसाका ने इन बच्चों को ये क्या क्या सिखा रखा है। वो तकाशी को समझाते हुए कहता है कि स्कूल हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि इसलिए भी जाते हैं ताकि लोगों से मिल सकें और नए दोस्त बना सकें। उस छोटी बच्ची यूरी से एक बार भी नहीं पूछा गया कि आखिर वो क्या चाहती है। उसे उसकी माँ के पास वापस भेज दिया जाता है। इस घर के अंदर वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती और आज भी अनजान लोगों से भरी अपनी उस फैमिली को याद करती है।
नोबिस्का अपने हस्बैंड की मौत का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है ताकि ओसाका जेल जाने से बच सके। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि नोबिस्का एक बांझ है जो कभी मां नहीं बन सकती और यही वजह है कि उन दोनों बच्चों के प्रति उसके अंदर गहरी ममता रही है। उसे आज भी इस बात का डर सता रहा है कि अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने के बाद यूरी की जिंदगी कैसी कट रही होगी। तकाशी को उसके चाइल्ड वेलफेयर स्कूल में भेज दिया जाता है। ओसाका को बस कुछ महीनों की ही जेल होती है, लेकिन नोबिस्का को उसके हस्बैंड के मर्डर के इल्जाम में अभी कई साल जेल में काटने होंगे। फिलहाल कहानी ऐसी है कि दादी माँ के मरने के बाद उस फैमिली के बचे हुए 5 लोग अब अलग अलग हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। ओसाका से मिलने के लिए एक दिन तकाशी उसके पास आता है। इस मुलाकात के दौरान ओसाका ये महसूस करता है कि तकाशी अब 4 साल का वो बच्चा नहीं रहा जिसे वो कहीं से उठा कर ले आए थे, बल्कि अब वो पहले से ज्यादा बड़ा और समझदार हो चुका है। अचानक से ही वो तकाशी के सामने खुद को छोटा महसूस करने लगा। इसके बाद वो तकाशी को नोबिस्का से मिलाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जेल जाता है। तकाशी इस बात के लिए थोड़ा शर्मिंदा है कि अगर वो उस दिन पकड़ा नहीं जाता तो आज ये सब लोग एक साथ होते। नोबिस्का कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, आज नहीं तो कल कभी न कभी तो ऐसा होना ही था। इसके बाद वो तकाशी को उस जगह का एड्रेस बताती है जहाँ से ये लोग काफी साल पहले उसे उठा कर लाए थे और कहती है कि तुम चाहो तो आज भी अपने असली माँ बाप को ढूंढ सकते हो। ओसाका उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन नोबिस्का कहती है कि बेहतर होगा कि हम अपना मोह छोड़कर ऐसे फैसले लें जो इन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो। इसके बाद ओसाका तकाशी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। आज की पूरी रात ये दोनों पहले की तरह ही खाते पीते और एंजॉय करते हैं। अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए ये दोनों बर्फ पर जाकर स्नोमैन भी बनाते हैं। फिर रात के समय जब ये दोनों लेटे हुए थे तो तकाशी उससे पूछता है कि क्या आप लोग सच में मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर उस दिन यहाँ से भागने वाले थे। ओसाका के लिए इस सवाल का जवाब दे पाना काफी मुश्किल था और फिर वो अपनी शर्मिंदगी से भरी हुई आवाज में कहता है कि हाँ ये सच है और इसीलिए मैंने अब ये उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी है कि तुम कभी मुझे पापा कहकर बुलाओगे। अगले दिन सुबह की धूप में रात का बनाया हुआ स्नोमैन पिघल रहा है। ये दोनों बस स्टॉप पर खड़े तकाशी की बस का इंतजार कर रहे हैं। ओसाका इस समय अंदर ही अंदर काफी इमोशनल है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तकाशी के साथ शायद ये उसकी आखिरी मुलाकात हो और इसके बाद से तकाशी उससे कभी नहीं मिलना चाहेगा। कुछ ही देर में बस आ जाती है और तकाशी उसे बिना बाय किए ही बस के अंदर बैठ जाता है। जब बस चलने लगती है तो ओसाका भी तकाशी का नाम लेते हुए उस बस के पीछे दौड़ने लगता है। तकाशी को भी ये पता था कि ओसाका इस बस के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी उसकी तरफ देखता तक नहीं। और ऐसे ही इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की फिलॉसफी की कि आखिर ये मूवी थी किस बारे में। वैसे तो इस मूवी की एंडिंग को लेकर काफी अलग अलग थ्योरीज हैं और उनमें से ज्यादातर काफी हद तक ठीक भी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं मेरी अपनी पर्सनल राय की तो मेरे हिसाब से ये फिल्म इंसानी रिश्तों की जमीनी हकीकत को बयां करती है। भले ही उस घर में रहने वाले लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन सब के बीच एक अच्छी खासी फैमिली बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बावजूद अंत में वो सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन सब के बीच का आपसी रिश्ता काफी हद तक झूठ पर आधारित था और इसीलिए जैसे जैसे एक दूसरे के सच इन लोगों के सामने आने लगते हैं वैसे वैसे ही एक दूसरे के प्रति इन लोगों का नजरिया भी बदलने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि झूठ के सहारे अच्छे रिलेशनशिप तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस बात की बहुत कम ही संभावना है कि वो लंबे समय तक चल पाएंगे। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।